आपकी वेबसाइट की रैंकिंग को लो करने में स्पैमिंग का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है और स्पैमिंग ऑन साइट के अलावा ऑफ साइट भी होती है। तो क्या ये ऑफ साइट स्पैम फैक्टर्स हैं जो कि गूगल के 200 रैंकिंग फैक्टर्स में हैं, देखेंगे आज के वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव अग्रवाल और स्वागत है आपका हमारी सीरीज में जिसमें हम बात कर रहे हैं गूगल के 200 रैंकिंग फैक्टर्स के बारे में। जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक है ऑफ साइट वेब स्पैम फैक्टर्स के बारे में, जो कि टोटल 19 फैक्टर्स हैं जो हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट आपने अगर अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे और भी सीरीज में वीडियोस बचे हुए हैं और भी गूगल के 200 रैंकिंग फैक्टर्स में हमारे वीडियोस बचे हुए हैं। और इतना ही नहीं, उसके अलावा और भी बहुत सारे नए नए टॉपिक्स जैसे कि वेब स्टोरीज और जो भी कोई नई चीज आती है उससे रिलेटेड डिजिटल मार्केटिंग में मैं आप लोगों के लिए वीडियोस लेके आता रहता हूँ। तो गाइज, ये सारी चीजें आज डिस्कस करेंगे। मैं आपको लेके चलूंगा अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, जैसा कि हम हमेशा जाते हैं, और मैं आपको दिखाऊंगा ये वेब स्पैम फैक्टर्स क्या हैं और इससे रिलेटेड एक प्रेजेंटेशन है। जो भी इसके अंदर मैं कंटेंट आपसे शेयर करूंगा वो आपको कॉपी करने की जरूरत नहीं है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। उस लिंक के जरिए आप उस कंटेंट को इजीली हासिल कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा आप मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये है ऑफ साइट वेब स्पैम फैक्टर्स। जी हाँ, ऑफ साइट वेब स्पैम फैक्टर्स वो फैक्टर्स हैं जो फैक्टर्स एक्चुअली आपकी साइट से संबंध नहीं रखते हैं। पीछे के वीडियो में हमने डिस्कस किया था ऑन साइट वेब स्पैम फैक्टर्स के बारे में। ऑन साइट वेब स्पैम फैक्टर्स वो फैक्टर्स थे जो एक्चुअली आप उनको डायरेक्टली इजीली कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि वो कुछ ऐसी चीजें आपकी साइट पे आपके नॉलेज में या बिना आपकी नॉलेज के ऐसी चीजें हो गई हैं जिनको एक्चुअली गूगल स्पैम मानता है। बट ऑफ साइट वेब स्पैम फैक्टर्स का मतलब है ऐसे फैक्टर्स जो कि आपकी साइट के डोमेन के बाहर हैं। मतलब आपकी जो वेबसाइट बनी है, आपका जो होस्टिंग है, आपका जो डोमेन है, आपने जो वेबसाइट डिजाइन की हुई है, उससे संबंध नहीं रखते हैं और आप उनको नहीं करते हैं। तो ये ऐसा हो भी सकता है कि आप उनमें कर रहे हो, बट ये चीजें सारी एक्टिविटीज ऐसी हैं जो आपकी साइट के बाहर होंगी। तो इसको हम डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला फैक्टर है हैक्ड साइट। जी हाँ, हैक्ड साइट मतलब कि आपकी साइट अगर हैक हो जाती है गाइज। तो गाइज, साइट हैक हो जाने पे बहुत से लोग ये मानते हैं कि साइट हैक होती है जिसपे बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है, जो बहुत ज्यादा पॉपुलर होती है। बट गाइज, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत कम ट्रैफिक की साइट्स को भी मैंने हैक होते हुए देखा है गाइस। तो हैकिंग को प्रिवेंट करने के लिए हमें कुछ ऐसे चीजें करनी पड़ती हैं जिससे कि हम अपनी वेबसाइट की सिक्योरिटी को इम्प्रूव कर पाएं। इनफैक्ट वर्डप्रेस के केस में हैकिंग ज़्यादा आसानी से होती है अगर आप वो सिक्योरिटी मेजर्स नहीं लेते हैं। तो गाइज, आपको अपनी साइट अगर आपकी हैक हो जाती है तो उसके जो सर्च रिजल्ट्स हैं वो ड्रॉप हो सकते हैं। और जब आपकी साइट हैक हो जाती है तो जो लिंक्स हैं वो एक्चुअली जो गूगल में इंडेक्स्ड है वो गूगल डी इंडेक्स भी कर सकता है, उनको रिमूव भी कर सकता है, क्योंकि जो सर्च इंजन के बॉट्स हैं वो समझ जाते हैं कि आपके उस लिंक से पहले कोई और कंटेंट ओपन हो रहा था, आप कोई और कंटेंट ओपन हो रहा है, और उनको ऐसा लगने लगता है कि आपने अपनी वेबसाइट पे जानबूझ के इसको किया है। वो एक्चुअली इस चीज को इतना इजीली नहीं समझ सकते हैं कि साइट हैक हो गई है। तो गाइज, हम अगर ये कुछ मेजर्स होते हैं, अगर आप उसको लेके चलेंगे तो आपकी साइट कभी भी हैक नहीं होगी। आपने ऑलरेडी पीछे के वीडियोस में डिस्कस कर रखा है, जैसे कि SSL एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके अलावा कभी भी आप कोई नल्ड प्लगइन, नल्ड थीम्स का यूज मत करिए। आप किसी ऐसे कोड का यूज मत करिए जो आपने कहीं से डाउनलोड किया है। कोई भी ऐसी स्क्रिप्ट या लाइब्रेरी एज सच डायरेक्टली यूज मत करिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि उस स्क्रिप्ट या लाइब्रेरी के अंदर कुछ ऐसा कोड हो जिससे कि आसानी से आपकी वेबसाइट हैक हो सके। आप अपने जो वेबसाइट के पासवर्ड हैं उनको एक्चुअली चेंज करते रहिए टाइम टू टाइम और उनको सिक्योर रखिए। अगर वर्डप्रेस की मैं बात करूं तो आपके डेटाबेस का पासवर्ड भी है, आपके वर्डप्रेस एडमिन लॉगिन का पासवर्ड भी है, और अपना एडमिन लॉगिन किसी से भी शेयर मत करिए गाइस। तो ये
कुछ शॉर्ट चीजें हैं जो मैंने आपको बताई हैं जिससे कि आप हैकिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो में आप जान सकते हैं वो 10 तरीके जिन तरीकों से आप वर्डप्रेस के केस में अपनी साइट को सिक्योर कर सकते हैं। तो गाइज वो वीडियो आप चेक कर सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पे वो वीडियो है, आप जाएंगे ढूंढेंगे तो आपको डेफिनेटली मिल जाएगा, अदरवाइज उसका लिंक भी मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा। दूसरा ऑफ साइट वेबसाइट फैक्टर है अननेचुरल इन्फ्लक्स ऑफ लिंक्स। जी हाँ, जब कुछ ऐसे लिंक्स बहुत सारे जो आपने क्रिएट नहीं किए, अननेचुरल हैं, वो ऑटोमेटिकली एकदम से साइट पे बढ़ जाते हैं, तब उसको बेसिकली हम कहते हैं अननेचुरल इन्फ्लक्स ऑफ लिंक्स, बेसिकली अननेचुरल इन टर्म्स ऑफ गूगल। तो कुछ ऐसे लिंक्स जो एक्चुअली क्रिएट किए गए हैं, ऐसा भी हो सकता है कि आप उन लिंक्स को ले रहे हो, आप लिंक एक्सचेंज के जरिए ले रहे हो। कई बार आपके पास रिक्वेस्ट आती है कि आप मुझे लिंक दे दो, मैं आपको लिंक दे देता हूं। तो सबसे पहली चीज ये एक्सेसिव लिंक एक्सचेंज फ्रॉम सेम वेबसाइट। अगर एक ही वेबसाइट से आप बहुत ज्यादा लिंक्स एक्सचेंज कर रहे हैं, या फिर एक्सेसिव लिंक बाइंग, अगर आप लिंक्स को खरीद रहे हैं गाइज, और उस चीज को बहुत आसानी से गूगल डिटरमिन कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर ऐसा हो सकता है कि वो साइट आपके नीश की ना हो, वो साइट सेम आईपी एड्रेस से चल रही हो, उससे इसको पता चल जाएगा कि ये वो सेम साइट है जिससे आपने पहले भी लिंक्स लिए हैं। लार्ज स्केल गेस्ट पोस्टिंग, अगर आप लार्ज स्केल गेस्ट पोस्टिंग कर रहे हैं और उससे लिंक्स ले रहे हैं, क्योंकि गेस्ट पोस्टिंग का जो कंटेंट होता है वो उतना क्वालिटी कंटेंट नहीं होता है, और बहुत अच्छी साइट्स ज्यादातर गेस्ट पोस्टिंग को अलाउ नहीं करती हैं। थोड़ी बहुत गेस्ट पोस्टिंग सब अलाउ करते हैं, बट बहुत ज्यादा बल्क में जो साइट्स गेस्ट पोस्टिंग अलाउ करती हैं, गूगल समझ जाता है कि ये साइट्स जो है सिर्फ लिंक देने का काम कर रही हैं। तो ऐसी साइट से अगर आपके पास लिंक आए हैं तो डेफिनेटली गूगल उस चीज को अननेचुरल इन्फ्लक्स ऑफ लिंक्स मिलेगा। यूजिंग ऑटोमेटेड प्रोग्राम्स टू क्रिएट लिंक्स ऑन फॉर योर वेबसाइट। तो ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स और टूल्स आपको मिल जाएंगे जो कि ऑटोमेटिकली लिंक क्रिएट करने की बात करते हैं। तो गाइज एक चीज मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि लिंक क्रिएट करने से कुछ नहीं होता। अगर आपको ऐसा लगता है ना बहुत सारे लिंक्स क्रिएट कर लेंगे तो आपकी साइट की रैंकिंग बढ़ जाएगी, उस पर ट्रैफिक बढ़ जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। बहुत कम लिंक्स में भी आप अच्छा खासा ट्रैफिक बढ़ा सकते हैं, अथॉरिटी बढ़ा सकते हैं, और अपनी साइट की रैंकिंग भी बढ़ा सकते हैं। अगर आपके लिंक क्वालिटी लिंक्स हैं, आपके लिंक्स एक्चुअली ऐसी जगह पे बने हुए हैं जो कि एक्चुअली मैटर करता है आपकी साइट की अथॉरिटी को बढ़ाने में, वो एक अच्छी साइट है जहां से आपके पास ट्रैफिक भी आ रहा है, ना कि खाली लिंक आ रहा है। irrelevant and excessive comment links and in the post and signature, like बहुत सारे लोग कमेंट लिंक्स क्रिएट करते हैं, बहुत बिलीव करते हैं कमेंट लिंक्स में। कमेंट लिंक्स गलत नहीं होते हैं, बट एक्सेसिव नहीं होना चाहिए, और जो भी कमेंट लिंक होना चाहिए वो होना चाहिए एक्चुअली एक रिलेवेंट। मतलब आप ये समझिए कि अगर आप कोई कमेंट दे रहे हैं तो वो कुछ रेलेवेंट कमेंट होना चाहिए, जिस आप ब्लॉग पे वो कमेंट दे रहे हैं, कोई क्वेश्चन आप उसमें पूछ सकते हैं, या फिर आप उसके अंदर कुछ अच्छी जानकारी शेयर कर रहे हैं, तभी आप रिलेवेंट लिंक को शेयर करिए, अदरवाइज वो अगेन स्पैम में गिना जाएगा, और उस कमेंट बैकलिंक का कोई फायदा नहीं है। आप इस तरह के कितने भी कमेंट बैकलिंक्स बना लीजिए, वो आपकी साइट की अथॉरिटी को उसकी जो रैंकिंग है उसको बढ़ाने की जगह गिरा देंगे। इसके बाद लास्ट है लो क्वालिटी डायरेक्टरी और बुकमार्क लिंक्स। तो बहुत सारी डायरेक्टरीज और बुकमार्किंग लोग करते हैं, बहुत सारी आपको ऐसी साइट्स और वीडियोस मिल जाएंगे जिनमें बताएंगे कि बुकमार्किंग साइट्स, डायरेक्टरी लिस्टिंग साइट्स, बट वो बिल्कुल भी हाई क्वालिटी नहीं है। उसका बहुत सिंपल सा आंसर है, सिर्फ लोग वहां जाकर के लिंक्स क्रिएट करने के पर्पज से जाते हैं। तो डेफिनेटली बात है कि वहां पे कोई अच्छा कंटेंट नहीं होता। जब अच्छा कंटेंट नहीं होता तो कोई उस पर विजिटर, कोई रीडर नहीं आना चाहेगा। तो डेफिनेटली जब उन साइट्स की अपनी ट्रैफिक ही नहीं है, उनकी क्वालिटी नहीं है, तो वो आपको क्या लिंक प्रोवाइड करेंगे जो कि अच्छी क्वालिटी का हो। तो सेम चीज गूगल भी आसानी से समझता है कि कौन सी साइट की क्या रेटिंग है, कौन सी साइट क्या कर रही है। तो अगर इस तरह की साइट से आपके पास लिंक्स आ रहे हैं तो डेफिनेट सी बात है कि वो अननेचुरल इन्फ्लक्स ऑफ लिंक्स में आएगा। और गाइज मैं ये नहीं कह रहा कि आप डायरेक्टरी और बुकमार्किंग लिंक्स मत करिए, बट उसको भी रिलेवेंट तरीके से करिए, लिमिटेड करिए, बहुत ज्यादा मत करिए। तो ये था सेकंड ऑफ साइट वेबसाइट फैक्टर। आज हम डिस्कस करेंगे 19 फैक्टर्स। थर्ड है पेंगुइन पेनल्टीज के बारे में हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं। ये गूगल का एक एल्गोरिथम है। साइट्स दैट वर हिट बाय गूगल पेंगुइन आर सिग्निफिकेंटली लेस विजिबल इन सर्च, although now Google with the latest update of Penguin states that
मतलब गूगल अपने जो लेटेस्ट अपडेट है पेंगुइन का उससे कहना चाहता है कि वो जो भी इम्पैक्ट है वो उस पर्टिकुलर पेज या पेजेस पे लेके आएगा, ना कि कंप्लीट वेबसाइट पे। वो पेनलाइज पूरी वेबसाइट को नहीं करेगा, जो बैड लिंक्स हैं, बैड पेजेस उसको नजर आ रहे हैं खाली उनको पेनलाइज करेगा, उनको इंडेक्सिंग से रिमूव कर सकता है। तो ये एक अच्छी चीज है। अगर गलती से मान लीजिए कुछ ऐसे पेजेस या ब्लॉग्स हो जाते हैं जिन पे इस तरह का एक्टिविटी हो जाती है, तो एटलीस्ट आपकी पूरी साइट उससे इम्पैक्ट नहीं होती। बट ध्यान रखिए ये सारी चीजें जितनी मिनिमम हो उतना बेटर है। इसके बाद आता है गाइस हमारा फोर्थ ऑफ साइट वेबसाइट फैक्टर, वेबसाइट विद हाई परसेंटेज ऑफ लो क्वालिटी लिंक्स। अगर आपकी वेबसाइट पे हाई परसेंटेज ऑफ लो क्वालिटी लिंक्स होगा तो भी ये आपके लिए एक ऑफ साइट वेब स्पैम फैक्टर्स है। तो इसीलिए मैंने आप लोगों से कहा कि जो भी लिंक्स बनाइए वो अच्छे क्वालिटी के बनाइए। लो क्वालिटी के बहुत ज्यादा लिंक्स बना के कोई फायदा नहीं है। ज्यादा कमेंट वाले लिंक्स आपने बना दिए, या फिर जैसे हमने भी बात की डायरेक्टरी लिस्टिंग की या फिर बुक मार्किंग की, या ऐसी साइट्स जो सिर्फ लिंक देने का काम करती है, अगर आप उनके ऊपर अपने लिंक्स बनाते हैं तो डेफिनेटली वो आपको कोई भी फायदा नहीं देने वाला है। इससे अच्छा आप रेलेवेंट लिंक्स बनाइए, कम लिंक्स बनाइए। अगर आप 100 लिंक की जगह एक अच्छा लिंक बनाएंगे तो वो आपको कहीं ज्यादा बेनिफिट देगा। फिफ्थ है लिंक्स फ्रॉम अनरिलेटेड वेबसाइट्स। गाइस मैं हमेशा कहता हूं कि आपकी जो लिंक्स होनी चाहिए वो हमेशा रिलेटेड वेबसाइट से होनी चाहिए, यानी रेलेवेंट वेबसाइट से होनी चाहिए जो कि आपके अपने नीड से संबंधित हो। फॉर एग्जांपल अगर आपकी वेबसाइट है या आपका ब्लॉग है रिलेटेड टू क्लोथिंग या फैशन, तो डेफिनेट सी बात है फैशन से रिलेटेड जुड़े हुए आर्टिकल्स पे ही आपके लिंक्स होने चाहिए। इररिलेवेंट नहीं है, ऐसा नहीं कि आप फूड की साइट पे जाकर के अपना लिंक बना रहे हैं। तो रिलेटेड वेबसाइट से अगर आपके लिंक नहीं होते हैं तो भी गूगल उसको आराम से समझ सकता है, और वो समझता है कि आपने ये खाली लिंक स्टफ किए हैं और बेटर रैंक गेन करने के चक्कर में, बट उससे होगा उल्टा, आपकी जो रैंक है वो ड्रॉप हो जाएगी। सिक्स्थ है अननेचुरल लिंक वार्निंग्स। तो गाइज मैंने पीछे भी बताया कई वीडियोस में कि गूगल के सर्च कंसोल पे वार्निंग्स आती हैं, आपको एटलीस्ट उसको एक वीक में एक बार तो चेक करना ही चाहिए। अगर वो वार्निंग्स आप इग्नोर करते हैं, और इनफैक्ट ये वार्निंग्स जो आपका उस गूगल के सर्च कंसोल से एसोसिएटेड ईमेल आईडी है उस पर भी आती हैं, तो अगर आप उन वार्निंग्स को इग्नोर करते हैं जो कि रिलेटेड टू सम अननेचुरल लिंक्स होती हैं, तो वो भी आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। आपको वार्निंग पता चल जाएगी तो आप उसके ऊपर एक प्रॉपर एक्शन ले सकते हैं, जिससे कि आगे चल के आपको दिक्कत नहीं होगी। सेवेंथ है लो क्वालिटी डायरेक्टरी लिंक्स। हमने पीछे बात की ऑलरेडी कि डायरेक्टरी और बुक मार्किंग लिंक्स के बारे में, अननेचुरल लिंक्स के केस में। तो इन केस यू क्रिएट लिंक ऑफ लो क्वालिटी डायरेक्टरीज देन गूगल कैन पेनलाइज योर वेबसाइट। तो अगेन फिर यही चीजें आती है, मैंने आपको कहा कि डायरेक्टरीज पे लोग सिर्फ लिंक बनाने के उद्देश्य से जाते हैं, और जब लिंक बनाने के पर्पज से वहां जाते हैं तो डेफिनेटली उसकी क्वालिटी अच्छी कैसे होगी। अगर उसमें अच्छा कंटेंट भी होगा, अच्छी काम की चीजें भी होंगी, तो डेफिनेटली लोग वहां पे जाएंगे और एक्चुअली में उसका बेनिफिट भी होगा जो लोग लिंक्स बना रहे हैं या अपनी डायरेक्टरी लिस्टिंग क्रिएट कर रहे हैं। बट वहां पे अच्छी क्वालिटी की जो लिस्टिंग्स हैं वो होती ही नहीं है, लोगों को अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते, तो दोबारा कोई टर्न अप नहीं होता है, तो उनकी अपनी क्वालिटी डाउन है और ये चीज गूगल को पता होती है। एट्थ है विजेट लिंक्स। गाइस जो लिंक्स विजेट्स में क्रिएट होते हैं, विजेट्स का मतलब है हेडर, फुटर, साइड बार में आप देखते हैं कुछ लिंक्स होते हैं, अगर वहां पे आप लिंक्स क्रिएट करते हैं किसी वेबसाइट के ऊपर एक बैकलिंक लेने के पर्पज से, उसमें सबसे ज्यादा होता है फुटर लिंक्स, तो वो भी गूगल को पता चल जाता है। अगर बहुत ज्यादा इसी तरह के लिंक्स आपके क्रिएटेड हैं जो कि इररिलेवेंट साइट्स पे क्रिएटेड हैं, तो गूगल उसको डिटेक्ट कर लेता है और आपकी वेबसाइट की रैंकिंग लो हो सकती है। नाइन्थ है लिंक्स फ्रॉम सेम क्लास सी आईपी। अगर आप सेम क्लास सी आईपी का गाइस मतलब क्या होता है कि एक्चुअली एक सर्वर के ऊपर क्लास सी आईपी होते हैं। सर्वर के जो आईपीज होते हैं वो 4 सेट्स में डिवाइड होते हैं, तो 3-3 के वो 4 सेट्स होते हैं। जो तीसरा सेट होता है वो अगर सेम है तो उससे गूगल को ये समझ में आ जाता है कि ये साइट सेम एग्जैक्टली सेम सर्वर से आ रही है और ये सेम उसको बिलोंग करती है। तो अगर आप सेम साइट से सेम इसी तरह की साइट्स के जिनकी क्लास सी आईपी सेम है उनसे लिंक्स लेंगे, तो डेफिनेटली गूगल को लगेगा कि आप कोई ब्लॉग नेटवर्क से लिंक ले रहे हैं। जैसे पीबीएन होता है, ऐसे नेटवर्क्स क्रिएट किए जाते हैं जो कि डमी होते हैं, ऐसी साइट्स क्रिएट की जाती हैं जो कि सिर्फ फेक साइट्स होती हैं और सिर्फ लिंक देने के पर्पज से वो साइट्स क्रिएट की जाती हैं। तो ये चीज गूगल
बहुत आसानी से डिटेक्ट कर लेता है और इसको अननेचुरल लिंक मानता है, नेचुरल लिंक नहीं मानता है, और ऐसे पेजेस को गूगल पेनलाइज कर सकता है। गाइस के बाद आता है 10th ऑफ साइट वेब स्पैम फैक्टर, poison anchor text. When anchor text is on word poison of your content, especially in case of farmer related content, is a sign of spammed or hacked site for Google and can hurt your search rankings. तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं जो एक्चुअली सही नहीं होते हैं, सही वर्ड्स में नहीं आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने एग्जांपल लिया, इन केस ऑफ फार्मा सेक्टर पॉइजन एक स्पैम्ड वर्ड है, ये एक प्रॉपर एंकर टेस्ट नहीं है और आपकी साइट इससे रिलेटेड है। सिमिलरली अदर नीशेस में इसी तरह के कुछ वर्ड्स होंगे जो एक्चुअली सही नहीं है, तो गूगल को ये पता चलता है कि आपकी वेबसाइट स्पैम्ड है या हैक हो चुकी है और यहाँ पे भी आपकी जो साइट पेनलाइज हो सकती है। 11th ऑफ साइट वेब स्पैम फैक्टर है अननेचुरल लिंक स्पाइक, रेफरेंस टू 2013 गूगल पेटेंट which describes how Google can identify whether or not appearance of a link on a page is natural or natural। 2013 में गूगल के एक पेटेंट का रेफरेंस है जिसमें उन्होंने बताया था कि वो इजीली ये चीज आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो लिंक है वो नेचुरल है कि अननेचुरल है। इन दिस केस जो अननेचुरल लिंक्स आइडेंटिफाइड होंगे गूगल उनको डी वैल्यू करेगा और आपकी वेबसाइट की रैंकिंग को इम्पैक्ट करेगा। तो गाइस 12th ऑफ-साइट वेब स्पैम फैक्टर है links from articles and press releases. Google does not consider links from article directories and press as good as it considers links building scheme. गूगल गाइज जो लिंक्स होते हैं आर्टिकल और प्रेस रिलीजेस से उनको ठीक नहीं समझता है, क्योंकि उसको ये लगता है कि ये लिंक्स लिंक बिल्डिंग स्कीम के अंडर बनाए गए और अननेचुरली बनाए गए हैं, जिससे कि आपकी वेबसाइट के ऊपर एक्चुअली उसकी आपकी रैंकिंग बढ़ाने के लिए, रैंकिंग को इम्पैक्ट करने के लिए आपने बनाए हैं। तो अगर आप आर्टिकल डायरेक्टरीज और प्रेस रिलीजेस से लिंक्स नहीं लेंगे तो वो डेफिनेटली आपके लिए हमेशा अच्छा रहेगा। 13th ऑफ-साइट वेब स्पैम फैक्टर है मैनुअल एक्शंस। इफ मैनुअल एक्शंस आर डिस्प्लेड इन गूगल सर्च कंसोल अगेंस्ट योर वेबसाइट देन some or all of your website won't be visible in Google search। तो गाइज मैंने फिर वही आपसे पीछे भी बोला था कि आपको गूगल सर्च कंसोल अपना विजिट करते रहना है। वहां पे एक ऑप्शन होता है मैनुअल एक्शंस का, साइड में मेन्यू में ही होता है, आप मैनुअल एक्शंस को चेक करते रहिए। अगर उसमें कोई मैनुअल एक्शन आता है तो डेफिनेटली वो आपकी साइट को इम्पैक्ट कर सकता है। तो आपको अगर पता चल जाता है तो टाइमली आप उसको रिजॉल्व कर सकते हैं, और ये जो एक्शंस हैं डेफिनेटली आपकी साइट की रैंकिंग को इम्पैक्ट करेंगे अगर आपने इनको प्रॉपर टाइम पे रिजॉल्व नहीं किया। 14th ऑफ-साइट वेब स्पैम फैक्टर है सेलिंग लिंक्स। अगर आप लिंक्स बेच रहे हैं या आप लिंक्स खरीद रहे हैं तो डेफिनेट सी बात है कि गूगल आपकी साइट की रैंकिंग को इम्पैक्ट करेगा। अगर आप पैसे लेकर के लिंक्स अपनी साइट पे बना रहे हैं, थोड़े बहुत कुछ कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इस चीज को एक्सेसिवली करने लग जाते हैं तो डेफिनेटली आपकी साइट की रैंकिंग लो हो जाएगी। ऐसी मैंने साइट देखी हैं जिनकी रैंकिंग एक 2 महीने में 1/3 पे आ गई है, बहुत अच्छी रैंक कर रही थी। उसका कारण यही था कि गूगल ये आराम से समझ गया कि आप लिंक्स बेच रहे हैं और ये इसीलिए आपने वेबसाइट बनाई है। तो डेफिनेटली गूगल इस तरह की चीज को कभी भी अप्रिशिएट नहीं करता, कभी इस चीज को वैलिड नहीं मानता है। 15th ऑफ-साइट वेब स्पैम फैक्टर है गूगल सैंडबॉक्स। When a new site gain a large number of links in short period of time, such websites are put into Google Sandbox। तो Google का एक समझ लीजिए एक ऐसा क्राइटेरिया है जहां Google उस साइट को अंदर ऑब्जर्वेशन रख लेता है। अगर कोई एक नई साइट है उस पर बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा लिंक्स बन गए हैं तो Google इस तरह को उसको साइट को ऑब्जर्वेशन में रख लेता है। डेफिनेटली उससे उसकी रैंकिंग इम्पैक्ट होती है, क्योंकि गूगल जब तक उस चीज को इंश्योर ना कर ले कि ये साइट सही है और इस पे जो लिंक्स बने हैं वो गड़बड़ नहीं है, तब तक आपकी रैंकिंग्स नहीं बढ़ती हैं और कहीं ना कहीं इससे आपकी रैंकिंग्स डिले होती हैं। और अगर गूगल ये चीज इंश्योर कर लेता है कि आपके लिंक्स गलत बने हैं तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपकी रैंकिंग्स उससे परमानेंटली इम्पैक्ट हो सकती हैं। तो गाइज अब हमारे 4 लास्ट ऑफ-साइट वेब स्पैम फैक्टर्स बचे हैं, जिसमें है हमारा 16th गूगल डांस। गाइज गूगल डांस मींस व्हेन गूगल is updating its ranking and there is a lot of fluctuation in the links। guys एक्चुअली होता क्या है कि कई बार हम लोग घबरा जाते हैं कि हमारे लिंक्स बहुत ज़्यादा कम ज़्यादा हो रहे हैं, बट ऐसा हो सकता है क्योंकि गूगल जब कुछ अपडेट कर रहा होता है जो रैंकिंग्स हैं, जो उसकी क्रॉलर्स हैं बॉट्स के जरिए, तो ऐसा हो सकता है
कि 3 से 5 दिन के पीरियड में आपके लिंक्स कुछ टेम्परेरीली वेरी करें, और ऐसा 8 से 10 बार साल में हो सकता है। आपको इस केस में पैनिक करने की जरूरत नहीं है। अगर आप लिंक्स को प्रॉपर तरीके से बना रहे हैं, लेजिटिमेटली बना रहे हैं, आपके लिंक्स गलत नहीं है, तो आपको इसमें कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो भी लिंक्स अगर आपके फ्लक्चुएट भी हुए हैं वो आपको प्रॉपरली कुछ टाइम में शो होने लगेंगे। 17th ऑफसाइट वेब स्पैम फैक्टर है डिस्वो टूल। गाइस, गूगल का एक डिस्वो टूल है, और डिस्वो टूल से आप ऐसे लिंक्स जो किसी ने क्रिएट कर दिए, आपकी साइट पे लिंक दे दिए और वो साइट्स अच्छी नहीं है, तो वो लिंक्स आप हटा सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये करना है कि आप जिसकी भी वो लिंक्स हैं, अगर आप उसकी साइट का ईमेल आईडी कुछ ले पाते हैं तो उनको आपको मेल करके कोशिश करनी है कि वो खुद से हटा दे वो लिंक। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो डेफिनेटली आप सेकंड स्टेप में गूगल का डिस्वो लिंक जो कि सर्च कंसोल से रिलेटेड है उसको यूज कर सकते हैं, और ऐसे लिंक्स को आप बता सकते हैं, ऐसे डोमेन्स को बता सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं कि ये लिंक्स आपने नहीं बनाए हैं, तो गूगल उसको हटा देता है विद इन अ मंथ। तो गाइज, इससे रिलेटेड भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं आप लोगों से डिस्क्रिप्शन सेक्शन में शेयर कर दूंगा, जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है बिल्कुल डिटेल में कैसे आप ये डिस्वो टूल को यूज कर सकते हैं। तो मैनुअली आप उस लिंक को इस तरह से रिमूव कर सकते हैं गूगल के डिस्वो टूल से, अगर कोई भी उसको ऑटोमेटिकली नहीं हटा रहा है तो। गाइस, 18th ऑफसाइट वेब स्पैम फैक्टर है reconsideration request. When you submit a reconsideration request from Google Search Console and it's accepted, then you can lift the penalty imposed on your website. मान लीजिए ऐसा कुछ हो जाता है, जैसे मैंने पीछे बात की मैनुअल एक्शंस की, कोई मैनुअल एक्शंस इंपोज हो जाते हैं आपकी साइट पे और गूगल सर्च कंसोल में दिख रहे हैं, तो इसके लिए रिकंसिडरेशन रिक्वेस्ट होती है गूगल सर्च कंसोल में, और उसका यूज करते हुए आप आसानी से गूगल को कंटेक्ट कर सकते हैं, और डेफिनेटली गूगल उसको समझेगा और आपके जो पेनल्टी उसने इंपोज की वेबसाइट पे उसको लिफ्ट कर लेगा। लास्ट ऑफसाइट वेब स्पैम फैक्टर है टेम्परेरी लिंक स्कीम्स। गूगल कैन इजीली कैच साइट्स व्हिच हैव लिंक्स व्हिच आर क्रिएटेड फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड एंड रिमूव्ड। तो गाइस, ऐसा भी लोग करते हैं कि थोड़े दिन के लिए लिंक्स बनाए और रिमूव कर लिए, फिर थोड़े दिन के लिए दूसरे लिंक्स बना दिए, तो इस तरह के लिंक्स को भी गूगल डिटेक्ट कर लेता है और ऐसी साइट्स की रैंकिंग रिमूव हो जाती है। क्यों गाइस? क्योंकि गूगल को ये इजीली समझ में आ जाता है कि आप लिंक्स सेल कर रहे हैं। तो गाइज, अगर आप थोड़े दिन के लिए कुछ लिंक्स को बनाते हैं फिर उसको चेंज कर देते हैं, दैट मीन्स आपने कुछ दिन के लिए लिंक बनाए, किसी से पैसे लिए, उसके बाद आपने किसी और के लिंक्स बनाए, उन लिंक्स को हटा दिया। तो गाइज, ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। अर्निंग हमें करनी है अपनी वेबसाइट से, अपनी ब्लॉग वेबसाइट से, बट सही तरीके से। अगर आप सही तरीके से अर्निंग करेंगे तो वो लॉन्ग टर्म होगी, अदरवाइज डेफिनेटली वो शॉर्ट टर्म होगी, और जो भी आप मेहनत करेंगे वो आपकी पूरी तरह से बेकार हो सकती है। अगर आप प्रॉपर ढंग से मेहनत कर रहे हैं और सही तरह से चीजों को कर रहे हैं तो अर्निंग आपकी होती रहेगी, इनफैक्ट बढ़ती रहेगी। बट अगर आप गलत तरीका इस्तेमाल करते हैं तो हो सकता है शॉर्ट टर्म के लिए ज्यादा अर्निंग हो जाए, बट लॉन्ग टर्म के लिए वो कभी भी नहीं रहेगी। तो गाइज, ये थे गूगल के ऑफ साइट वेब स्पैम फैक्टर्स। 19 फैक्टर्स हैं, इसके आगे के और वेब स्पैम फैक्टर्स को हम आगे के वीडियोस में देखेंगे। तो गाइज, ये थे गूगल के ऑफ साइट वेब स्पैम फैक्टर्स। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आए होंगे। अगर आपका कोई भी कंफ्यूजन हो किसी भी फैक्टर से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक जरूर कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करिए, जिससे उन्हें भी इसके बारे में पता चल पाए, वो भी अपनी साइट को और बेहतर बना पाए। और आपने अगर अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले इसी तरह के और भी काम के वीडियोस आप कभी मिस नहीं करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।